तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में, मतलब कि प्रतियोगिता और आप। देखते हैं कौन जीतता है। जीतना तो आप ही को होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने इससे पहले मैं बता देता हूं, समास की क्लास है। समास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम समास की एक मूलभूत शब्दावली को जान चुके हैं। दूसरे नंबर पर समास कितने प्रकार के होते हैं ये जान चुके हैं पिछली क्लास में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर क्लास जरूर देखें। और उसके बाद हमने जाना था अव्यय समास क्या होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं समास नंबर 2, तत्पुरुष समास। कि तत्पुरुष समास क्या होता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। आइए जान लेते हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके अंदर की विशेषताएं हैं जो कि हमें पढ़नी है, जो कि एग्जाम के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास को कि क्या है तत्पुरुष समास के अंदर। इससे पहले कि मैं तत्पुरुष समास को शुरू करूं, एक बार छोटा सा ब्रीफ मैं आपको इस बात पर दे देता हूं कि समास क्या होता है। वैसे तो ये हो चुका है, बट एक छोटा सा सेशन 1 से 2 मिनट का। समास क्या है ये हम जान चुके हैं। किसी भी चीज को या किसी भी वाक्य को संक्षिप्त रूप जो होता है, किसी वाक्य का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या होगा, आपका समास कहलाएगा। संक्षिप्त रूप को ही हम क्या कहते हैं, सामासिक पद, सामासिक पद या फिर समस्त पद, या फिर समस्त पद। इन दोनों में से हमेशा कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा राजा का पुत्र या फिर राजा का कुमार, तो ये क्या हुआ, ये वाक्य हुआ। और इसका जो मैंने संक्षिप्त रूप लिखा वो लिखा राजकुमार, वो मैंने लिखा राजकुमार। तो ये राजकुमार जो है ये क्या है, संक्षिप्त रूप है। साथ ही साथ ये समस्त पद भी है और समासिक पद भी है। जो भी इसमें आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। यही आपका समस्त पद है और यही आपका समासिक पद है। तो समास में हम क्या करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, चीजों को छोटा करके लिखते हैं, उसका छोटा रूप लिखते हैं। पर आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वह है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत सारी चीजें एक बार अभी जान लेते हैं। देखिए असल में तत्पुरुष समास में क्या होगा, कुछ लोप हो जाएगा किसी चीज का। लोप का मतलब है कोई चीज गायब हो जाएगी, छुप जाएगी। कैसे छुपेगी, क्या छुपेगी, आइए जान लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये का लिखा है, क्या लिखा है, का, तो इसे क्या कहा जाता है, कारक। इसे विभक्ति भी कह देते हैं, इसे विभक्ति भी कह दिया जाता है, इसे परसर्ग भी कह दिया जाता है। पर याद रखेंगे ये का जो है ये क्या है, कारक है या फिर कारक विभक्ति है। इसके बहुत सारे रूप हैं जो कि हम तत्पुरुष समास के अंदर जानेंगे। देखिए चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो एक्चुअली सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप लोग। आइए समझ लेते हैं कि और क्या क्या होगा तत्पुरुष समास के अंदर, इसकी परिभाषा क्या है, क्या इसके रूप हैं, इन सब चीजों के बारे में एक बार जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समास नंबर 2 क्या है, तत्पुरुष समास। देखिए कुछ जानकारी जो पहले भी हो चुकी है, जैसे कि कोई भी समास है तो उस समास में कितने पद होते हैं ये हम जान चुके हैं कि किसी भी समास में 2 पद होंगे, जिसमें से पहला पद होता है हमारा पूर्व पद, दूसरा पद होता है उत्तर पद। उत्तर पद। अब ये जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, प्रत्येक समास की बातचीत की बात कर रहे हैं, ये दोनों पद जरूर होंगे और दोनों पदों के अंदर कोई एक पद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या फिर कोई एक पद ज्यादा होगा। मतलब कि इनमें से कोई एक पद क्या होगा, प्रधान पद होगा। तो अगर हम तत्पुरुष समास की बातचीत करते हैं तो तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए उत्तर पद प्रधान मतलब कि जो उत्तर पद है, जो बाद वाला पद है, उसकी वैल्यू या उसकी इंपोर्टेंस उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर वाक्य में ज्यादा होगी। मतलब कि तत्पुरुष समास का जो भी वाक्य होगा, जो भी शब्द होगा, उसमें क्या होगा, उत्तर पद जो होगा, बाद वाला पद जो होगा, उसकी इंपोर्टेंस ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा। आइए समझ लेते हैं कैसे होगी और ये क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या क्या चीजें आती हैं। आइए समझते हैं। देखते हैं ये जो पूर्व पद और उत्तर पद है, समझेंगे बहुत ही आराम से। पूर्व पद और उत्तर पद है, इसे हम लोग पदों की प्रधानता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, पदों की प्रधानता।
अब जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है क्या कि जो प्रधानता होती है वह उत्तर पद या पूर्व पद में से ये हो सकती है। तो आइए, प्रधानता के आधार पर जो पद हैं वो पूर्व पद और उत्तर पद दो प्रकार के हैं, लेकिन इसे एक दूसरी भाषा में दो नाम और दिए गए हैं, जिसे हम कह देते हैं प्रधान पद और दूसरों को कह देते हैं गौण पद। ये चीज बहुत ही समझने वाली है। प्रधान पद कह देते हैं या फिर गौण पद कह देते हैं। ये प्रधान पद क्या होता है, एक बार इसकी भाषा समझ लेते हैं कि प्रधान पद क्या होता है। जब भी कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है या कोई भी शब्द लिखा है, अगर उसके अर्थ का ज्यादा प्रभाव जिस पर पड़ता है वह प्रधान पद होता है। लिख सकते हैं जिस खंड पर अर्थ का बल अधिक पड़ता है, उसे प्रधान पद कहते हैं। प्रधान पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रधान पद कह देते हैं उसे। अब गौण पद क्या है? जिस पर कम, मतलब जिस खंड पर अर्थ का बल कम पड़ता है, जिस खंड पर अर्थ का बल कम पड़ता है, अर्थ का बल कम पड़ता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं गौण पद। तो हमें चीजें समझ में आई। होता है पूर्व पद, उत्तर पद। अब इन दोनों पदों में से, पूर्व पद और उत्तर पद में से, जिस पर सेंटेंस का या वाक्य का अर्थ ज्यादा तेजी से होगा या अधिक पड़ेगा, वही क्या होगा? प्रधान पद होगा। जैसे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर चिड़ी मार, मैंने लिखा चिड़ी मार। इसका अगर हम खोलें तो लिखा जाएगा चिड़िया को मारने वाला। अगर मैं इसकी विभक्ति करता हूं, इसे खोल के लिखता हूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? चिड़िया को मारने वाला। क्योंकि हम तत्पुरुष समाज में जानते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है तो इसका मतलब इस पूरे का जो जोड़, अर्थ का जो जोड़ पड़ेगा वो कौन से पद पर पड़ेगा? उत्तर पद पर पड़ेगा। और इसीलिए उत्तर पद इसमें क्या है? प्रधान है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो देखो इसमें क्या है? चिड़ी मार। ये चिड़ी जो हुआ, ये हुआ आपका पूर्व पद, और ये जो मार हुआ, ये हुआ हमारा उत्तर पद। अब ये जो उत्तर पद है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय में चिड़िया को मारना इंपॉर्टेंस है। मतलब कि जो चिड़िया का मारना है वो उस बात पर ज्यादा बल दिया गया है, इसलिए चिड़ी मार, मारने वाला। तो मारने वाले की इंपॉर्टेंस इस समय ज्यादा है। ऐसा नहीं कि मारने वाले की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, इस वाक्य में ज्यादा है। और ये कहां पर है? बाद में है, उत्तर पद। तो ये उत्तर पद क्या हुआ? प्रधान हुआ। क्यों? क्योंकि सारा सेंटेंस किस पर टिका हुआ है? मारने पर टिका हुआ है, या उसका जो अर्थ है वो बाद वाले पोर्शन पर ज्यादा है। तो पदों की प्रधानता की बात करें तो प्रधान पद होता है और गौण पद होता है। ये भी याद रखना, कई बार बहुत सारी किताबों में गौण पद की व्याख्या आपको नहीं मिलेगी, तो इसे थोड़ा सा ज्यादा से देख लेना। आइए और चीजें समझते हैं इसी के अंदर, तत्पुरुष के अंदर की और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। अब आइए पूर्ण रूप से इसकी अर्थ की परिभाषा देख लेते हैं कि तत्पुरुष की परिभाषा क्या है। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तथा बीच में किसी कारक विभक्ति का, अभी भी मैंने बताया था विभक्ति क्या होती है, अभी कारक भी समझेंगे बहुत अच्छे से, पूरे शब्द को पढ़ेंगे कि कारक विभक्ति क्या होती है समझेंगे। कारक विभक्ति का लोप होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। इसके संबंध में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल
हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्नान घर, स्नान घर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे खोल के लिखूं इस समय, देखिए स्नान घर ये क्या है, समासिक पद है। देखिए इस चीज को भी रखना कि समासिक पद क्या होता है, ये क्या है, समासिक पद कह सकता हूं, या इसे मैं समस्त पद भी कह सकता हूं, समस्त पद। अब मैंने क्या करा, इसे खोल के लिखा, मैंने लिखा स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस ये क्या है, समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब हुआ कि जिसे हमने खोलकर लिख दिया, पूरा अर्थ के साथ लिख दिया, मतलब पूरा अर्थ के साथ लिख दिया। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, जब हमने इसे अर्थ के साथ लिखने की कोशिश करी तो यहां पर कुछ शब्द बढ़ गए, जैसे के लिए। ये जो के लिए है ये क्या है, आपका कारक है। क्या है बच्चों, कारक है, या फिर इसे कारक विभक्ति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कारक विभक्ति भी कह देते हैं, परिसर्ग भी कह देते हैं। बात समझ में आ गई। जब ये छोटा था, संचित रूप था, तो समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जब इसे हमने खोल के लिखा तो ये समास विग्रह कहलाता है, और इसे हम क्या करते हैं, अर्थ के साथ लिखते हैं। तो स्नान के लिए घर, मतलब ऐसा स्थान या ऐसा घर जहां पर स्नान किया जाता हो। तो ये जो के लिए है ये क्या है, कारक है, विभक्ति है, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, किसका, तत्पुरुष समास का। मैंने लिखा पद भ्रष्ट, मैंने लिखा पद भ्रष्ट, अर्थात ये क्या हुआ, समासिक पद या समस्त पद। मैंने इसका जब समास विग्रह किया तो लिखा पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। अब यहां पर देखेंगे ये क्या हुआ, ये हुआ आपका समास विग्रह, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है से, ये क्या है, ये कारक है और ये एक विभक्ति है। अब देखिए, जब मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखा तो यहाँ से ये से गायब हो गया, यहाँ पर क्या गायब हुआ था, के लिए गायब हो गया था, ठीक है। और एक शब्द बन गया था स्नान घर, यहाँ पर शब्द बन गया पद भ्रष्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कारक जो है ये लुप्त हो जाता है। क्या, किसी समास के उत्तर पद में ज्यादा महत्वपूर्ण हो, मतलब उत्तर पद प्रधान हो, तथा बीच के किसी कारक का लोप हो रहा हो। तो बीच ये कारक है, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जब हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो ये कारक क्या होता है, छुप जाता है, हिडन हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पर इससे अगर हम आगे बढ़े, हमें समझना होगा कि ये कारक क्या होते हैं। वैसे कारक की एक सेपरेट क्लास भी होगी, पर यहाँ भी हम कारक के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे, जो कि जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है तो हमें समझना पड़ेगा कि कारक है क्या। आइए एक बात छोटी सी डिटेल के साथ समझ लेते हैं, कारक क्या होता है। कारक की सारी चीजें जान लेते हैं कि कारक में क्या क्या पाया जाता है और ये कैसे होता है, कितने इसके भेद होते हैं। तो कारक क्या होता है, पहली बात, कारक को अगर इंग्लिश में कहें तो इसे कहेंगे केस। क्या कहेंगे, केस। वो वाला केस नहीं जिसमें कोर्ट कचहरी जाते हैं, ठीक है ना, कारक। तो कारक के संबंध में अगर हम बातचीत करें तो कारक की परिभाषा क्या कहती है हमसे मूल रूप से, आइए वह परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ, वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध स्थापित करता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो किसी भी एक वाक्य में दो में से कोई एक शब्द होगा, संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, इस संज्ञा सर्वनाम का अन्य पदों के साथ, अन्य पद में जो मुख्यतः रूप से आता है वह क्रिया होती है, ठीक है ना। तो यह भी कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है, या जिन शब्दों का यूज किया जाता है संबंध स्थापित करने में, उसे हम क्या कह देते हैं, कारक कह देते हैं। तो ये क्या है, मूलभूत परिभाषा है। कारक के प्रकार कितने होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि कारक के प्रकार कितने होते हैं। जो ये हमारा कारक है ये कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है डायरेक्टली कि कारक के प्रकार बताइए। तो जान लेते हैं यहाँ पर कि कारक हमारे होते कितने प्रकार के हैं। तो भाई यहाँ पर जो टोटल कारक होते हैं वह हैं 8 प्रकार के, और इन आज हम 8 के 8 कारकों के बारे में जानेंगे। देखिए, वैसे कारक का चैप्टर अलग है, मैं फिर से बता देता हूं, पर जब तत्पुरुष समाज पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। आइए समझ लेते हैं कारक के 8 प्रकारों को, कि 8 प्रकार जो हैं वह कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। देख, हमने लिखा, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ,
एक जगह मैं लिख देता हूं कारक का नाम, एक तरफ लिख देते हैं इसका जो चिन्ह होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, एक लिख देते हैं इसकी पहचान कि कारक को कैसे पहचाना जाता है। तो जो नंबर 1 पर कारक आता है वह कौन सा है, वह कर्ता कारक। कौन सा है, कर्ता कारक। देखिए बहुत ही अच्छे से चैप्टर को समझना, कई बार बच्चे से सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं उसके बाद खेल खत्म हो जाता है उनका, इसलिए इसे एक बार सरसरी तौर पर ना पढ़ें, अच्छे से पढ़ेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कर्ता कारक की। कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, ने। इसमें किसका प्रयोग होता है, ने। इसकी पहचान क्या है, या इसका उदाहरण क्या है, तो उसे क्या कहेंगे कि जो कर्ता कारक है उसकी पहचान क्या होगी। कर्ता क्या होता है, क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ता कौन होता है, क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, अर्थात जिसने काम को किया है। क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य, जिसने कोई भी कार्य किया है वह क्या होगा, कर्ता होगा। मैं एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस लिख देता हूं, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहां पर हम समझेंगे, देखो किसका प्रयोग हुआ, ने का। तो ने किसका चिन्ह है, कर्ता का। इसका मतलब राम ने, काम करने वाला कौन हुआ, राम हुआ। राम ने रावण को बाण से मारा। किसने मारा, राम ने मारा। काम किसने किया, राम ने किया। तो राम क्या हुआ यहाँ पर, कर्ता कारक हुआ। इसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ, ने का हुआ। और यहां से हमें पता चलता है पहचान से, जिसने क्रिया को संपन्न किया है वह होता है कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक ये क्या होता है, इसके जो पहचान है या जो उसका चिन्ह है वह है को। क्या है, को। लेकिन इसकी जो पहचान है वो क्या है, क्रिया का जिस पर असर होता है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अर्थात यहां पर बातचीत हो रही है, जो भी काम हुआ उस काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु या व्यक्ति क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा राम ने, तो राम ने क्या हुआ, कर्ता। रावण को बाण से मारा, तो मारा कौन है, रावण। प्रभाव किस पे पड़ा, मारने का प्रभाव किस व्यक्ति पर पड़ा, भैया मारने का जो प्रभाव पड़ा है वह पड़ा है आपके रावण पर। किस पे पड़ा है, रावण पर पड़ा है। जब रावण पर इसका प्रभाव पड़ा है तो रावण क्या हुआ, कर्म कारक। और इसकी पहचान किससे हो रही है, को से भी होती है। तो इसके लिए एक थोड़ा सा स्लोगन सा बना हुआ जो कि मैं बताऊंगा, जैसे सुना होगा आपने कभी ना कभी, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये सब अभी आगे में बताएंगे, पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। नंबर 3 पर आता है आया कर्ता कारक, कर्म कारक, एक आएगा करण। क्या आएगा, करण कारक। अब करण कारक की भी कुछ पहचान है, या तो आएगा से जिसका चिन्ह है, या फिर के द्वारा, के द्वारा। अब इसकी क्या पहचान है, करण का मतलब होता है जिस वस्तु से या जिस वेपन से, जिस टूल से कोई कार्य किया जाता है। करण क्या होता है, क्रिया का साधन या उपकरण। क्रिया का साधन या उपकरण, क्रिया का साधन या उपकरण। अभी आम का सीजन चल रहा है, आम आ रहे हैं पेड़ों पर, समझना। तो मैंने क्या कहा कि मैंने पत्थर से आम तोड़ा या पत्थर मारकर आम तोड़ा। तो पत्थर मेरे लिए क्या हुआ, पत्थर मेरे लिए हुआ करण। क्यों, क्योंकि मैंने जिस वेपन का, जिस टूल्स का या जिस उपकरण का सहारा लिया वह क्या है, पत्थर है। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने पत्थर से आम तोड़ा। आम तोड़ा, मैंने कहा मैंने पत्थर से आम तोड़ा। किससे तोड़ा, से आया। क्या आया, से। तो मैं पहचान गया करण। पर करण से के साथ साथ आपको यह भी देखना कि क्या उससे क्रिया संपन्न हुई है या नहीं। हाँ भैया हुई है, मैंने पत्थर फेंक के मारा तो आम टूट के गिर गया। तो जो मेरा काम था उस काम को मैंने किसके द्वारा करा, पत्थर के द्वारा करा। अब कई बार यहाँ पर से और के द्वारा दोनों काम कर सकते हैं, कई बार क्या करेंगे ही। मैंने कहा मैंने पत्थर के द्वारा आम तोड़ा, पत्थर से आम तोड़ा या पत्थर के द्वारा आम तोड़ा। इस चीज को जरा नोटिस करेंगे, अभी आगे चलकर इस चीज पे फिर से चर्चा होगी। तो यहां से पता चला किसका, करण कारक का। तो कर्ता ने कर्म को करण से। आ जाता है नंबर 4 पर संप्रदान कारक। क्या जाता है, संप्रदान कारक।
जो इसकी चिन्ह है वह है के लिए। क्या है? के लिए। अब देखेंगे पहली बात, संप्रदान का जो पहचान है उस पहचान को जान लेते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर, या फिर कहेंगे क्रिया को करने का उद्देश्य, क्रिया को करने का उद्देश्य, मतलब कि जो आपने काम किया है उस काम का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। हम पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, हम पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, इसी को लिख देते हैं। मैंने लिखा हम पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए। किसके लिए? नौकरी के लिए। तो हमारा जो पढ़ना काम है, पढ़ना एक क्रिया हो गई, और हमारे यहाँ क्रिया का उद्देश्य क्या है? नौकरी। नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ हमारे लिए? संप्रदान हुआ। देखिए बात को समझना बहुत अच्छे से। यहां पर क्या हुआ? नौकरी हमारे लिए हमारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को क्या कहा जाता है हिंदी में? संप्रदान कहा जाता है। मतलब कि जो भी आपने काम किया उसके पीछे जो भी उद्देश्य था उसके लिए। जैसे मैंने कहा राम ने बच्चों के लिए, राम ने बच्चों के लिए पत्थर से आम तोड़े, आम तोड़े। तो पत्थर से ये क्या हुआ? करण, क्योंकि जिस चीज का प्रयोग किया जाता है काम करने में, जिस वेपन का, टूल्स का, उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाया? करण। लेकिन हमने अगले लाइन में पढ़ा संप्रदान के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो आम तोड़ने का उद्देश्य साफ साफ नजर आ रहा है। आम तोड़ने का उद्देश्य क्या था? बच्चों को आम देना। तो यहां से हमें पता चला के लिए का क्या मतलब है? संप्रदान। संप्रदान का जो पहचान है या फिर संप्रदान को कैसे पहचाने, तो उससे पता चलेगा क्रिया का उद्देश्य। जो भी आपने काम किया उस काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, नहीं होता है? बिना उद्देश्य के तो कोई काम नहीं किया जाता। तो वही उद्देश्य क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। चलते हैं नंबर 5 की ओर और देखते हैं नंबर 5 में क्या है आपके लिए। तो नंबर 5 में है अपादान। क्या है? अपादान। अब अपादान के अंदर क्या आएगा देख लेते हैं। इसका जो चिन्ह है वह है से। चिन्ह क्या है इसका? से है। और याद रखेंगे से का प्रयोग यहां भी हुआ है और से का प्रयोग यहां भी हो रहा है। अब यहां पर देखेंगे क्या अंतर है और कैसे इसे समझा जाए। तो हमने बात करी अपादान। अपादान का मतलब क्या है? यहां पर अलगाव की स्थिति पैदा होती है। कैसी? पहचान के रूप में लिखेंगे अलगाव। अलगाव की स्थिति पैदा होती है। पैदा होती है, अर्थात अलग होने का भाव होता है। अलग होने का भाव। मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए। तो देखो पेड़ से क्या हुआ? पत्ते गिर गए। तो अलग आने की बातचीत हो रही है कि चीजें अलग हो गई हैं। बात समझ रहे हैं? चीजें क्या हो गई हैं? अलग हो गई हैं। जब अलग हो जाएंगे, अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? अपादान कहेंगे। पर यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन बन जाता है। से को देख के वो कई बार ऐसा करण कारक समझ लेते हैं। अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन बने तो क्या करें? इस से को काट दें और यहाँ पर लिख के देखें के द्वारा, के द्वारा। अब बताओ क्या सेंटेंस से लग रहा है? पेड़ के द्वारा पत्ते गिर गए? नहीं। तो जब यहां पर बात नहीं बननी तो यहां पता चला कि इसका मतलब के द्वारा नहीं वाला है। ये कौन सा वाला है? अपादान वाला है। यहां पर क्या है? अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। जब करण कारक होगा तो वहां पर से के स्थान पर के द्वारा और के द्वारा के स्थान पर से भी आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या है? वो अपादान है। जैसे कि अभी एक सेंटेंस लिखा था, मैंने पत्थर से आम तोड़े। मैंने, या फिर मैंने लिखा राम ने पत्थर से आम तोड़े। राम ने पत्थर से आम तोड़े। जब पत्थर से आम तोड़े तो यहां पे कौन सा है? करण के। किसका सहारा लिया? मैं यहां पे से हटाकर लिख के देखूं के द्वारा तो भी देखो सेंटेंस बिल्कुल या वाक्य बिल्कुल सही है। राम ने पत्थर के द्वारा आम तोड़े। पत्थर से आम तोड़े, पत्थर के द्वारा, पत्थर को प्रयोग करते हुए आम तोड़े। तो ये थे 5 कारक। आगे बढ़ते हैं। कारक और भी हैं अभी, क्योंकि 8 कारक होते हैं। 3 कारक और हैं जिसे हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आई होप ये बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझना भी, क्योंकि यहाँ पर साथ में 2 चैप्टर फिनिश हो रहे हैं, 2 टॉपिक फिनिश हो रहे हैं, माफ कीजिएगा। कौन कौन से 2 टॉपिक फिनिश हो रहे हैं? एक तो कारक भी फिनिश हो रहा है और तत्पुरुष भी।
तत्पुरुष को समझने के लिए कारक जरूरी है, इसीलिए मैं साथ में कारक कराते हुए चल रहा हूं। ठीक है ना, कभी सोचें कि तो कारक की ही क्लास बन गई, तत्पुरुष तो अभी शुरू ही नहीं हुआ सही से। तो आइए चलते हैं नंबर 6 की तरफ। अगला है संबंध कारक। जो इसके चिन्ह होते हैं वह क्या है? का, की, के, ये इसके 3 चिन्ह हैं। इसकी पहचान क्या होती है? ये दो पदों के बीच में, दो पदों के बीच में संबंध को बताता है, संबंध को बताता है। दो पदों के बीच में क्या करता है? संबंध को बताता है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो देखिए इसमें क्या शब्द आया? का शब्द आया। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। तो क्या आया? का आया। तो यहां पर का क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, राजा का और पुत्र का, या लड़के के बीच का संबंध बता रहा है। कौन सा शब्द? का। तो क्या होता है? दो पदों के बीच में जो संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो संबंध है वो लीगली ऐसा ही हो कि माँ बेटे का, बाप बेटे का, भाई बहन का, ऐसा भी नहीं है। कई बार कुछ अलग भी जाते हैं, जैसे कि देश की रक्षा, देश की रक्षा। अगर इसे मैं समाज के रूप में लिखूंगा तो देश रक्षा लिख दूंगा, पर यहाँ पर की आया तो ये क्या है? संबंध बता रहा है, देश की और रक्षा के बीच का संबंध। तो यहाँ पर दो पदों का संबंध बताता है, दो व्यक्तियों का नहीं। कई बार बच्चे समझ लेते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध ना, दो पदों का संबंध बताता है। कभी भी सोचो कभी ये रिश्ते नाते निभाने लगो, वो नहीं है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं नंबर 7 की तरफ कि क्या है नंबर 7 का कारक। नंबर 7 है अधिकरण। नंबर 7 है अधिकरण कारक। जो इसके चिन्ह है वह में और पर। इसमें दो चिन्ह आते हैं, में और पर। इसकी पहचान क्या है? जो अधिकरण है ये क्या बताता है? जो भी आपने क्रिया की है उसके समय, स्थान आदि के बारे में क्या करता है? बोध कराता है। कैसा बोध? जो क्रिया के स्थान, अवसर आदि की बात बताता हो, बात बताता हो, उसे क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। अब यहां पर अधिकरण की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके पास हमारे पास यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। मैंने लिखा आप पर बीती, आप पर बीती। तो यहां पर क्या आया? पर आया। तो यहां से हमें पता चला कि कौन सा है कारक? अधिकरण कारक है। आप बीती, आप पर बीती का मतलब क्या है? आप बीती, आप बीती। आप बीती एक दूरदर्शन पर नाटक भी आता था, कभी किसी ने देखा हो तो। ठीक है ना। आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, स्वयं पर बीती, स्वयं पर बीती हुई कहानी, आप पर बीती। तो पर क्या है? अधिकरण है। ये क्या बता रहा है? स्थान, अवसर या ऐसी कोई घटना के बारे में बातचीत कर रहा है। तो आप पर बीती हुई, अवसर मतलब कि कोई ऐसा समय, तो उसकी बात कर रहा है, आप पर बीती। तो दूरदर्शन पे एक नाटक आता था आप बीती, जो इसी शब्द पर आधारित था। उसके अंदर कहते थे कमजोर सी आत्मा रहम की भीख मांगती थी, पता नहीं कैसा नाटक था, खैर छोड़ो। तो आप पर बीती क्या है? अधिकरण। कहां से पता चला? पर। ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चला अधिकरण कारक के बारे में। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं नंबर 8 में। 8 में आता है संबोधन कारक। क्या आता है? संबोधन कारक। अब इस कारक के बारे में तो ज्यादा डिटेल की आवश्यकता है नहीं। इसके जो चिन्ह है वह है अरे, ये चिन्ह, ए ये चिन्ह, एंड में विस्मयदिबोधक चिन्ह। तो ये अधिकरण होता है जब भी किसी को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है, जब भी किसी को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम पहली क्लासों में भी देख चुके हैं। ठीक है ना। इसका प्रयोग क्या है? हम पिछली क्लासों में भी बहुत ज्यादा अच्छे से
देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशानी हमें नहीं होती। पर मैं बता दूं इसका प्रयोग तत्पुरुष में नहीं मिलता है। तो आइए समझते हैं जिन जिन का तत्पुरुष में प्रयोग मिलता है उनसे हम लोग तत्पुरुष के आगे बातचीत शुरू करते हैं। ये तो हो गए आपके कारक, क्योंकि समझना जरूरी था कारकों को भी, तो हमने उन चीज़ों को समझा। अब समझते हैं पूर्ण रूप से तत्पुरुष और कैसे कैसे उसमें कारक का प्रयोग है उसे भी जान लेते हैं। आइए करते हैं, देखते हैं तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के भेद ये कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्पुरुष हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। वैसे तो जितने कारक होते हैं उतने तत्पुरुष होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पहला तत्पुरुष है कर्म तत्पुरुष। नंबर दूसरा है करण तत्पुरुष। संप्रदान, अपादान, संबंध। नंबर 6 अधिकरण। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, जो अभी हमने कारक पढ़े, अगर उनकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक, कर्म या कर्म कारक। नंबर 3 पर आता है संप्रदान। नंबर 4 पर आता है हमारे पास अपादान। नंबर 5 पर आ जाता है संबंध। नंबर 6 पर आ जाता है अधिकरण। सॉरी एक छूट गया, नंबर 3 पर करण। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और चौथा था संबोधन। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो ये जो है, जो कारक हैं, इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम क्या कह देते हैं? विभक्ति के आधार पर हम इन्हें कुछ कह देते हैं। ये कहता है प्रथम, प्रथम पुरुष। क्या कहा जाता है इसे? प्रथम तत्पुरुष। प्रथम, इसे क्या कहा जाता है? प्रथम तत्पुरुष। प्रथम तत्पुरुष। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय तत्पुरुष। इसे कहा जाता है तृतीय तत्पुरुष। तो यहां से हमने एक चीज देखी कि जो हमारे तत्पुरुष शुरू है वो कहां से शुरू है? कर्म से शुरू है, कर्ता से नहीं है। मतलब कि तत्पुरुष में कर्ता नहीं मिलेगा, तो एक कम हो जाता है। जब कर्ता नहीं मिलेगा, कर्ता क्या है? प्रथम तत्पुरुष है। तो ये कहानी कहां से शुरू होती है? द्वितीय तत्पुरुष से। किससे होती है? द्वितीय तत्पुरुष से। अब यहां से आगे को क्रम चलेगा। ये द्वितीय तत्पुरुष है। ये कौन सा है? यह है हमारा तृतीय तत्पुरुष। यह है हमारा चतुर्थ तत्पुरुष। यह है हमारा पंचम तत्पुरुष। यह है हमारा षष्ठ तत्पुरुष और यह है हमारा सप्त तत्पुरुष। ठीक है ना? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। पर इनडायरेक्टली यूज कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। वैसे 6 यूज हो रहे हैं, पर पहला नहीं है, दूसरे से कहानी शुरू है, तो आप भी दूसरे से ही समझेंगे। आइए अब समझते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष को। इसे कई बार द्वितीय तत्पुरुष भी लिखा हुआ एग्जाम में मिल सकता है, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि पहला होता है कर्ता और कर्ता है नहीं, तो आगे को गिनती याद रखना, बस कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इसके अंदर। आइए शुरू कर लेते हैं, समझते हैं कर्म तत्पुरुष के बारे में। उसके आगे सभी के सभी 6 तत्पुरुष को हम समझेंगे। अब यहाँ से ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं है और आसान पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि तत्पुरुष समास अब आपकी मुट्ठी में है, और ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी। आइए शुरू कर लेते हैं इसे भी। तो नंबर 1 पर है कर्म तत्पुरुष। अब बहुत छोटी सी क्लास बची है बस, क्योंकि मेन चीजें हमने सीख ली हैं, तो हमें बहुत आसान लगेगा। और ये कर्म तत्पुरुष क्या कहलाता है? हमारा द्वितीय तत्पुरुष। क्या कहलाता है? द्वितीय तत्पुरुष। अब बताइए कर्म जो तत्पुरुष होता है, इसमें किस चीज का लोप होता है? कर्ता ने कर्म को तो कर्म तत्पुरुष में कौन सी चीज होगी, कौन सी विभक्ति होगी जो छुप जाएगी, लुप्त हो जाएगी? वो है को। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हम कहेंगे कि कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अर्थात जो ये को शब्द है, ये क्या होता जाता है? छुप जाता है, हिडन हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बातचीत करें तो मैं कहूंगा यहां पर रथ चालक। एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा रथ चालक। अब देखिए यह है रथ चालक। एक एग्जाम्पल लिया मैंने चिड़ी मार।
एक लिया चिड़ी मार। एक और एग्जाम्पल में देख लेता हूं बहुत अच्छा सा। मैंने लिखा यश प्राप्त, मैंने लिखा यश प्राप्त। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे। ये तीनों इस समय कौन से रूप में है? संक्षिप्त रूप में है, समासिक पद में है, समस्त पद में है। अब मैं इनका विग्रह करता हूं तो मैं क्या कहूंगा? रथ को चलाने वाला, चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। अर्थात किसका लोप हो रहा था? को का। तो अगर एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बताइए रथ चालक में कौन सी विभक्ति है या फिर रथ चालक में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है ये पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें कर्म तत्पुरुष है। कैसे पहचानेंगे? कि जो शब्द आपको दिया है उसे क्या करें? खोल के लिख के देखें, उसका विग्रह करें। विग्रह करने पर चला कि रथ को चलाने वाला, को का क्या था? लोप था। जैसे कि चिड़ी मार, अर्थात चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला। बात समझ में आई? यश को प्राप्त, क्या कहेंगे इसे? यश को प्राप्त। अब देख रहे होंगे आप कि को इन सब का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, लुप्त थे। तो जब मैंने इन्हें खोल के लिखा, समास विग्रह किया, तो पता चला को का लोप था। और इससे पता चलता है ये कौन सा समास था? कर्म तत्पुरुष या फिर द्वितीय तत्पुरुष। आइए चलते हैं नंबर 2 पर। अगला है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अब देखिए क्योंकि ये द्वितीय था तो ये कौन सा होगा? तृतीय होगा। कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष होगा। अब यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने सीखा था कारक। कारक से पता चलता है कि कारण में किसका लोप होगा या कारक में कौन सी चीज लुप्त होगी, कौन सी विभक्ति छिपी हुई होगी, कौन सा कारक छिपा हुआ होगा। कैसे पता चला? कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, याद आया? अभी अभी हमने सीखा था से, ये के द्वारा का लोप होता है, लोप होता है। क्या होता है? इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का लोप होगा। अगर यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा मन चाहा, मैंने लिखा सूर रचित। देखते हैं एक बात, ये जो इस समय शब्द हैं, ये जो इस समय शब्द है समासिक पद है या फिर समस्त पद है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। अब मैं इसे जब खोलकर लिखूंगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा? जब मैं इसका विग्रह करूंगा तो मन से चाहा, मन से चाहा। तो मैं इसे यह भी लिख सकता हूं मन के द्वारा चाहा, मन के द्वारा चाहा। क्लियर है? रुखा है सूर रचित, मतलब के सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित या फिर सूर के द्वारा रचित। तो से शब्द भी का प्रयोग करा हमने, के द्वारा का भी प्रयोग करके देख लिया। तो यहां से हमें पता क्या चला है? यह करण तत्पुरुष। और करण तत्पुरुष की परिभाषा के तौर पर हमने क्या जाना था? कि जिससे कोई क्रिया संपन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? करण। तो मन से चाहा, सूर रचित, सूर द्वारा रचित मतलब सूर के द्वारा रचित, जिसके द्वारा लिखी गई, जिसके द्वारा क्रिया की गई है। क्रिया किसके द्वारा की गई है? सूर के द्वारा। यहाँ पर क्रिया किसके द्वारा की गई है? मन के द्वारा। तो ये क्या है आपका? करण तत्पुरुष। तो ये थे करण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? तृतीय तत्पुरुष भी कह देते हैं। चलते हैं अगला और तीसरे तत्पुरुष की तरफ और समझते हैं उसे भी कि उसके अंदर क्या क्या है। देख रहे हैं आप, बहुत आसान लग रहा होगा। अगर कारक अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो अब ये बहुत ही आसान लगेगा। अब क्योंकि हम कारक को जानते हैं तो कारक और तत्पुरुष का आपस में संबंध है। जो कि संबंध है तो हमने एक तत्पुरुष पढ़ा कर्म, कर्ता हमने पढ़ा नहीं है, कर्ता कर्म करण 3 हो गए कायदे में, पर तत्पुरुष के हिसाब से 2 हुए। तो चौथा कौन सा था या फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा तत्पुरुष कौन सा होगा? तीसरा तत्पुरुष कौन सा होगा जो कि चौथा कारक है? बात समझ में आ रही है? आएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब क्योंकि ये तीसरे नंबर का है तो ये क्या होगा? चतुर्थ पुरुष होगा। कौन सा होगा? चतुर्थ तत्पुरुष होगा। अब हमने पता था संप्रदान में क्या आता है? के लिए, के लिए का लोप रहता है, का लोप रहता है। देखिए समझेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है, इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है तो देखिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर वीडियो देख रहे हैं पहली बार चैनल पर आए हैं तो कोई बुराई नहीं है। और आपके सब्सक्राइब करने से कुछ जाता भी कहाँ है? कर दो यार, फ्री तो है ही सब कुछ। इंटरनेट आपका खर्च होता है वो तो हो ही रहा है, सब्सक्राइब करने में कोई इंटरनेट खर्च नहीं है।
इधर है नीचे देखो लाल बटन, उसे अगर लाल है तो दबा के देखो, शायद काला हो जाएगा। हो गया क्या? आओ पढ़ लेते हैं फिर। चलिए, तो क्या है? संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष भी कहा जाता है इसे। और ये किस में आता है? इसमें क्या होता है? के लिए का लोप होता है। लोप का मतलब के लिए जो शब्द होता है छुपा हुआ होता है। तो मैंने लिखा स्नान घर, मैंने लिखा स्नान घर, अर्थात स्नान करने के लिए घर, अर्थात स्नान के लिए घर, के लिए घर। मैंने लिखा विद्यालय, मैंने लिखा विद्यालय, अर्थात विद्या के लिए आलय, अर्थात विद्या के लिए आलय। तो देखो ये जो शब्द है, मैं फिर बता दूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये शब्द क्या होता है? ये संक्षिप्त रूप है, ये सामासिक पद है, ये समस्त पद है, तीनों यही है। जब मैंने इसका विग्रह करा तो क्या पता चला? इसमें क्या छुपा हुआ था? के लिए छुपा हुआ था इसके अंदर। तो हमसे पूछा जाए विद्यालय कैसा तत्पुरुष है, तो हमें पता है संप्रदान तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? के लिए छुपा हुआ है। और संप्रदान कारक अभी भी पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है? कोई रीजन होता है, किसी भी काम को करने का कोई उद्देश्य होता है। तो विद्या के लिए आलय, क्या उद्देश्य है आलय का? कि वहां से हमें विद्या मिलेगी। स्नान के लिए घर, उसका क्या उद्देश्य है? नहाना। तो यहां से समझ में आ रहा होगा कि संप्रदान तत्पुरुष। आइए चलते हैं नंबर 4 पर, अपादान तत्पुरुष पर। अपादान तत्पुरुष ये कौन से नंबर का है? षष्ठ, मतलब कि छठे नंबर का, सॉरी पंचम, अर्थात 5वें नंबर का। अब देखिए समझ लेना, ये एक आगे चल रहा है, ठीक है। आओ समझते हैं। अपादान मतलब कि इसके अंदर किस चीज का लोप हो रहा होगा? से का, जो कि हमने कारक में पढ़ा था। इसमें क्या होता है? से का लोप होता है, लोप होता है। अर्थात क्या होगा? इसके अंदर एक स्थिति पैदा हो जाती है, किसकी? अलग होने की। अलग होने का भाव आ जाता है, अलग होने का भाव पैदा हो जाता है, अलगाव की स्थिति आ जाती है, ठीक है। जब भी कोई चीज अलग हो रही होगी तो वहां पर ये चीज आएगी। जैसे कि मैंने कहा धनहीन, मैंने कहा धनहीन, तो धन से हीन, अर्थात जिसके पास धन ना बचा हो, उसके क्या हो गया? धन से दूरी हो गई, धन उससे अलग हो गया, अलगाव की स्थिति आ गई। तो धनहीन, धन से हीन। बात समझ रहे हैं? एक कह देते हैं कर्महीन, कर्महीन अर्थात कर्म से हीन, मतलब जो कोई काम ही ना करता हो, कर्महीन हो, कुछ ना करता हो, कामचोर हो, कर्महीन। कर्म ही पूजा है, सुना है ना? यहाँ पर क्या? कर्महीन, तो कर्म से हीन मतलब जिसके पास कोई कर्म नहीं है या कोई कर्म नहीं करता है। तो ये चीज आपको पता चली। से क्या है? अपवाद है, सॉरी अपवाद कह रहे हैं, अपादान है, अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके एग्जाम्पल में और भी शब्द आते हैं, एक आता है कि नदियां पर्वतों से बहती हैं। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष है? तो यहाँ पे अपादान, क्योंकि नदियां पर्वतों से क्या हो गई? अलग हो गई हैं, ठीक है। अलग हो गई है मतलब वहां से निकल के कहीं और चली गई, तो क्या हो गई? अलग होने की स्थिति हो गई है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये था हमारा चौथा तत्पुरुष। आइए समझ लेते हैं आगे के दोनों तत्पुरुषों को भी, और क्लास को आगे की ओर फिनिश करते हैं। फिर आओ समझते हैं। नंबर 5 पर आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष नंबर 5 पर आ जाता है संबंध तत्पुरुष। और समझ लेते हैं संबंध तत्पुरुष क्या कहता है हमसे। पहली बात, ये छठे नंबर पर आता है। संबंध तत्पुरुष में किस किस का लोप होता है? का, की और के। इन तीनों में से किसी एक का या तीनों का लोप हो रहा होगा, का लोप होता है। अब हमने संबंध तत्पुरुष में पता है कि संबंध कारक जब हमने पढ़ा था तब हमने जान लिया था कि दो पदों के बीच का संबंध बताता है। अब वो संबंध दो पदों के बीच का ही होना चाहिए, जरूर नहीं दो रिश्तों के बीच का संबंध हो। तो संबंध तत्पुरुष में हम जानेंगे, पहला शब्द हमने लिखा राजा की आज्ञा। राजा की आज्ञा, तो इसे क्या लिखेंगे? संक्षिप्त रूप क्या होगा?
राजाज्ञा, राजाज्ञा का मतलब क्या हुआ? राजा की आज्ञा। तो देखो इसके अंदर किस चीज का लोप हो रहा था? की शब्द का। ये क्या है? समासिक विग्रह पद है, ये समासिक पद है। ठीक है, जब विग्रह को हमने संक्षिप्त रूप में लिखा तो हमने लिखा राजाज्ञा। एक और शब्द की अगर हम बात करें, मैंने लिखा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र। अब देखो ये कैसा रूप हुआ? संक्षिप्त रूप हुआ। अब यहां से क्या गायब हो गया? ये था, यहां से क्या गायब हुआ? का शब्द गायब हो गया। अर्थात संबंध तत्पुरुष, दो पदों के बीच, दो लोगों के बीच जब भी कोई संबंध बताता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? संबंध तत्पुरुष कह देते हैं। तो संबंध कौन बता रहा है? का, की, ये चीजें क्या है? संबंध को बताती हैं। एक और एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग देखें, मैंने कहा शिव का आल्य, मैंने कहा शिव का आल्य मतलब कि शिवाल्य, क्या कहेंगे इसे? शिवाल्य। तो यहाँ पर भी किसका लोप हो रहा है? का। क्या यहाँ पर का शब्द दिख रहा है? नहीं। तो ये था संबंध तत्पुरुष। चलते हैं अंतिम तत्पुरुष की तरफ, जो है नंबर 6 पर। यह है हमारा 6 नंबर का। पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष कौन से नंबर पर आता है? 7, अर्थात 7वें नंबर पर आता है। अधिकरण में किसका लोप होता है? में का और पर का लोप होता है। लोप होता है। किसका लोप हो रहा है? में और पर का। और अधिकरण क्या बताता है? आपको अधिकार भी दिखा देता है कई बार ये, जैसे कि समझते हैं एक बार एग्जाम्पल के। मैंने लिखा धर्म में वीर। अब मैं कहा इसका संक्षिप्त रूप बताइए, तो क्या कहेंगे इसे? धर्मवीर, है ना? धर्मेंद्र का भी नाम है एक पिक्चर में, धर्मवीर। मूवी भी है एक धर्मवीर। तो क्या धर्म में वीर, धर्म में वीर का मतलब धर्मवीर। तो इसमें किसका लोप हुआ? में का लोप हुआ। जब में इसमें छिप गया, हिडन हो गया, तो पता चला कौन सा है? अधिकरण है। एक एग्जाम्पल की और अगर हम बात करें तो मैंने लिखा यहाँ कला में श्रेष्ठ। मैंने लिखा यहाँ पर कला में श्रेष्ठ, अर्थात इसे क्या कहेंगे? कला श्रेष्ठ। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। किसका लोप हुआ? में का। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मैंने लिखा आप पर बीती। मैंने लिखा आप पर बीती। इसका क्या हुआ? आप बीती, आप बीती। तो यहां से पता चला पर का भी लोप हो गया। तो इन सब चीजों से हमें पता चला कि अधिकरण में और पर का लोप होता है। ये दो पदों के बीच में लगता है, ये दो पदों के बीच में संबंध बताता है। अधिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अधिकार को भी कई बार शो कर देता है। तो ये हुआ अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर है? आइए आगे की तरफ चलते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हैं तत्पुरुष में ही जो मेन है, उन्हें और समझ लेते हैं। एक ऐसा समास, एक तत्पुरुष में एक ऐसा समास भी आता है जिसकी चर्चा कारक से नहीं होती, पर उसे पहचानना पड़ता है। एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। आइए उसे भी देख लेते हैं। इसे क्या करेंगे आप? नोट में लिख लेंगे अलग से। किसमें लिख लेंगे? नोट बनाएंगे और नोट में इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या है? इसे कहते हैं ना समाज समास, या ना तत्पुरुष भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? नकारात्मक बात होती है। कैसी? नकारात्मक बात होती है। नकारात्मक मतलब कि इसके अंदर पहला शब्द जो होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव शब्द होगा। मतलब इसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है? ना समास है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर मैं लिखूंगा जैसे कि अयोग्य। एक शब्द मैंने लिखा इसके अंदर अयोग्य। तो देखो अयोग्य का क्या अर्थ होता है? जो किसी योग्य न हो, जो किसी योग्य न हो, जो किसी योग्य न हो, जो योग्य ही ना हो। तो क्या आया? न शब्द आया। पर यहाँ पर शुरू में देखेंगे तो शुरू में ए आ गया, अयोग्य, क्योंकि असली शब्द क्या होता है? योग्य। अब योग्य में शुरू में ए जुड़ गया, जो कि कैसा है? नकारात्मक शब्द हो गया। तो क्या बन गया? अयोग्य। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, समझ में आएगा। ये बहुत ही आसान सा है, ज्यादा इसमें। मैंने एक शब्द लिखा लायक। लायक कैसा होता है? सब समझते हैं। मैंने इसमें ना शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? नालायक। और जैसे ही ना शब्द जुड़ा तो ना कैसा है? नकारात्मक शब्द है। तो ये पूरा का पूरा कैसा हुआ? न समास हुआ।
तो ये इस प्रकार का समास भी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। मतलब इसका पहले शब्द से ही आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये कौन सा समास है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखें तो एक होता है पसंद, एक शब्द होता है पसंद, मैंने इसमें ना जोड़ दिया तो क्या बन गया नापसंद। कौन सा समास हो गया ना समास। मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ निगेटिव होगा। जैसे आवश्यक का अनावश्यक कर दिया तो अनावश्यक क्या है ना समास है। वैसे एग्जाम्पल में कम आता है एग्जाम के अंदर, पर फिर भी छोटा सा था तो मैंने आपको साथ ही साथ क्या करा है बता दिया। इससे क्या होगा कि छूटेगा नहीं अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। अब अगला होगा हमारे पास एक अगला समास हमारा जिसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ETC जो कुछ भी होता हो शेयर भी कर देना यार, शेयर तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, क्या जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।